Okay. So yesterday in the class, sir had discussed number one, the definition of state, and number two, Article 13, Doctrine of Eclipse and Severability. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा हम स्लोली करते हैं, लेकिन ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम. और आपके अगर इसके बाद में अगर कुछ डाउट्स होंगे तो आई विल ओपन इट आउट. Just listen to me for the next half an hour properly. Okay, and then we'll get to doubts also. Okay. All right. See, the thing is, duties and rights are correlative. ओके मैं ये स्क्रीन पे आपकी है डेफिनेशन ऑफ स्टेट. मैं इस पर थोड़ी देर में आता हूँ. ठीक है. आप एक चीज समझ लीजिए कि ड्यूटीज एंड राइट्स आर कोरिलेटिव. व्हाट डज इट मीन? कोरिलेटिव का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास राइट है, इफ आई हैव अ राइट, मेरे पास किसी चीज का हक है, तो somebody else will have to have a duty. किसी और के पास ड्यूटी होना जरूरी है. अगर किसी के पास वो ड्यूटी नहीं है तो वो मेरी जो राइट है दैट इज एब्सोल्युटली यूजलेस. ऑलराइट, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. कॉन्ट्रैक्ट एक ले लीजिए. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ पेन. आई डोंट can't find a pen here, but let's say there's this watch. Okay, I have a watch here. You and I, we both enter into a contract. हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, where I tell you, look, I'm going to sell this watch for you for 500 rupees. आप मुझे 500 रुपए दीजिए, and I'm going to sell this for you. अब हम क्या कर रहे हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट हम बना रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग इन दिस? वी आर क्रिएटिंग राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर ईच अदर. कैसे? मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, आपने भी साइन कर दिया. कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या है कि आई विल पास दिस वॉच टू यू, यू विल पास ऑन 500 रुपीज टू मी. कंसिडरेशन इज फ्रॉम बोथ द साइड्स. फ्रॉम माई साइड ये कंसिडरेशन आपके लिए है, फ्रॉम योर साइड कंसिडरेशन इज 500 rupees. How are we creating rights here? I now under the contract have a right to 500 rupees. मेरा ये राइट है कि आप मुझे 500 रुपए देंगे, और आपके पास ये राइट है टू हैव दिस वॉच. बट what is also important is there is a correlative duty for that right. What does that mean? It means I have a duty to pass this watch to you. You have a duty to pay me 500 rupees. अगर आपकी जो राइट है इस घड़ी को लेने के लिए, इफ यू वांट दिस वॉच, आपका जो राइट है, डज दैट राइट हैव एनी वैल्यू इफ देर इज नो ड्यूटी ऑन मी? आप इस राइट का क्या करेंगे? आप कौन से कोर्ट पे जाके बोलेंगे कि मेरा राइट वायलेट हुआ है? तो इसीलिए अगर कोई राइट हो तो ड्यूटी रहना बहुत जरूरी है किसी और के पास. इसको कहते हैं कोरिलेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज. ओके. और विदाउट दैट कोई राइट का मतलब ही नहीं बनता वो. अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की. दीज आर राइट्स विच आर फंडामेंटल. ओके. राइट्स तो बहुत सारे होंगे. फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी बहुत सारे राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बुलाते हैं. जैसे राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है. 42nd अमेंडमेंट ने उसको निकाल दिया था, 44th अमेंडमेंट ने उसको निकाल दिया था. ठीक है. तो लीगल राइट्स भी हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स भी हैं. कोई स्टैट्यूट में अगर वो राइट आ रहा है तो वो स्टैट्यूटरी राइट बन गया. तो यहाँ पर जो पार्ट 3 में जो दिए गए हैं उसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स किसके पास हैं? सिटीजन्स के पास हैं, पर्सन्स के पास हैं. अब मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा कि कौन से जो है, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, सबके लिए नहीं है. 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 आर्टिकल हैं. 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं. नॉन सिटीजन्स के लिए वो फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे. खैर, वो हम बाद में बात करेंगे. मान लीजिए ये सारे सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं. ठीक है. अगर सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो पहला क्वेश्चन है, तो फिर ड्यूटी किसके पास है? तो ड्यूटी है स्टेट के पास. ठीक है. सिटीजन के पास जब फंडामेंटल राइट है तो ड्यूटी होगा स्टेट के पास. ओके. अब स्टेट के पास जो ड्यूटी है उसको हम फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी तो कुछ और है ना. पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटी इज समथिंग एल्स. वी कैन कॉल इट ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अपहोल्ड फंडामेंटल राइट्स. ओके. अब ये जब तय हो गया कि स्टेट के पास ड्यूटी है और राइट सिटीजन के पास है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी स्टेट कौन है?
एक्चुअली द फर्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि सिटीजन कौन है, और अगर आप देखेंगे आर्टिकल 5 से लेके 11 तक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो सिटीजन और सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। ओके, बट ठीक है। तो पहला यहाँ पर सवाल है स्टेट कौन है, विच इज वाई पार्ट 3 में जो सबसे पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 12, इट स्टार्ट्स विद द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट, कि स्टेट कौन है, ताकि अगर आपको जब पता चलेगा स्टेट कौन है, तब आप ये कह पाएंगे कि कौन फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड, किसके पास फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करने वाली ड्यूटी है, और कौन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है। ठीक है, छोटा सा अगर एग्जाम्पल मैं दे दूं, एयर इंडिया में एक एम्प्लॉयज यूनियन है, पायलट्स का अपना अलग यूनियन है, कैबिनेट क्रू का, सॉरी कैबिन क्रू का अलग से अपना यूनियन है, लेबर का यूनियन है एयर इंडिया में। क्यों? क्योंकि एयर इंडिया इज अ स्टेट, और आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस विल अप्लाई अगेंस्ट द स्टेट, तो एयर इंडिया में यूनियन है। क्या स्पाइस जेट में या जेट एयरवेज में या इंडिगो में ये यूनियन है? ऐसा कोई यूनियन उन्होंने बना रखा है जो लेबर यूनियन हो या एम्प्लॉयज यूनियन हो? वो नहीं है। ओके, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्टेट है, स्टेट नहीं है, तो दे डू नॉट हैव टू अपहोल्ड फंडामेंटल राइट्स, दे डू नॉट हैव द ड्यूटी टू अपहोल्ड एनी फंडामेंटल राइट। Okay, I hope you understand the difference, and I hope you understand why it is important that we learn the definition of state, because only the state has to uphold the fundamental rights. Okay, ये बात हो गई definition of state की. We will come to the definition of state. अब यहाँ पर you have to understand one more small concept, and that is there is a difference between horizontal application of rights and vertical application of rights. Okay, horizontal application of rights और vertical application of rights थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? वर्टिकल एप्लीकेशन ऑफ राइट्स, वर्टिकल है, ठीक है, आप सोचिएगा कि वर्टिकल है, विच मीन्स दैट फंडामेंटल राइट्स विल बी अपहेल्ड बाय द स्टेट एंड स्टेट अलोन, दे आर वर्टिकली अप्लाइड ऑन द स्टेट। ओके, हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ राइट्स is when fundamental rights are being applied horizontally, वर्टिकली अप्लाई नहीं हो रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टली अप्लाई हो रहे हैं, जिसका मतलब है सिर्फ स्टेट पे आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप स्टेट के अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स पे भी अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ राइट्स। ओके, आई होप यू गॉट दिस डिफरेंस, वर्टिकल एप्लीकेशन और हॉरिजॉन्टल। जब स्टेट, ओनली स्टेट के खिलाफ अगर कोई फंडामेंटल राइट अप्लाई होता है तो वो है वर्टिकल एप्लीकेशन। जब स्टेट के अलावा, स्टेट के साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर्स, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनी, एक इंडिविजुअल पे भी अगर आप फंडामेंटल राइट अप्लाई कर रहे हैं तो वो होता है हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ राइट्स। अब आप बताइए, आपके ध्यान में कोई ऐसा फंडामेंटल राइट है जो हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया जाता है? थिंक ऑफ इट अ लिटिल, टेल मी। आप चैट में भी बता सकते हैं, आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। कोई ऐसा फंडामेंटल राइट है? सिद्धांत? नहीं। शाफाक जुनी से 21। ओके, 21 के कुछ एस्पेक्ट्स में भी, बट सारा 21 नहीं। मुसद्दिक इज सेइंग व्हाई आर वी नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 1? मुसद्दिक, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 से अगर स्टार्ट नहीं किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन थीमेटिक पढ़ाया जाता है। पहले आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ें, बाद में आप एक एक के बाद एक हम टॉपिक कवर करेंगे। आर्टिकल वाइज कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं पढ़ सकते हैं जैसे दूसरे एक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। पीयूष एक्सेलेंट, अंजलि वेरी गुड। ओके, you've got the answer here, untouchability, article 17। आर्टिकल 17 एक ऐसा फंडामेंटल राइट है which says that all practices of untouchability are forbidden। ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट है which applies not just against the state but it also applies against an individual, against non-state actors। Meaning, if a private person, मतलब not state, कोई एक इंसान अनटचेबिलिटी का कोई भी एक्ट करता है, अनटचेबिलिटी का डेफिनेशन तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, ना कोई एक्ट में भी है। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में भी अनटचेबिलिटी का डेफिनेशन नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्ट करता है जो, लेट्स से इट अमाउंट्स टू अनटचेबिलिटी, that will be a violation of fundamental right given in article 17।
अब उस वायलेशन को हाउ आर वी गोइंग टू डील विद इट, हाउ आर वी गोइंग टू डील विद दैट पर्टिकुलर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट? फॉर दैट द स्टेट हैज मेड सर्टेन लॉस. प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट एक है 1955 में पास हुआ था. SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट एक है, जिसके अंदर आर्टिकल 17 को वायलेट करने के लिए पनिशमेंट्स दिए गए वहां पर. ओके, सो आर्टिकल 17 इज वन सच थिंग. आर्टिकल 23 इज वन सच थिंग. ओके, जो चाइल्ड लेबर वगैरह है वो भी हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया जाता है. अब कौन से आर्टिकल्स हॉरिजॉन्टली अप्लाई करते हैं, कौन से वर्टिकल, ऐसी कोई फिक्स लिस्ट नहीं है, क्योंकि कोर्ट्स ने on case by case basis they kept adding certain articles, and they kept saying we are going to apply these horizontally or not. Shafaq and Ritika, yes, article 15 clause 2 excellent, good. कोई going to public resort, restaurants, shops etc, वहां पर अगर कोई discrimination होता है on the basis of caste, religion etc, वो भी horizontally वो होता है. तो हम लिस्ट नहीं बना रहे हैं यहाँ पर, आप 2-3 एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए, बस इतना काफी है. आर्टिकल 21 में ये है कि कुछ एस्पेक्ट्स उसमें अप्लाई होते हैं, जैसे राइट टू क्लीन एयर, क्लीन वाटर. MC मेहता के केसेस में उन्होंने कहा है कि इवन प्राइवेट कंपनीज शुड रेस्पेक्ट दैट फंडामेंटल राइट. तो उन्होंने वो थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, बट उसमें हम नहीं जा रहे. बट आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ राइट्स और वर्टिकल एप्लीकेशन ऑफ राइट्स. I hope you've understood this properly. Now I'm going to the definition of state. Why is definition of state important? Because जब हमको पता चलेगा कि state क्या है, we will know कि fundamental right अगर कोई organization violate करे, तो can we uphold, can we invoke Article 32 or 226 writ jurisdiction to challenge the violation of such fundamental right, which is why definition of state is important. Okay. Now, what does definition of state say here? It says in this part, unless the context otherwise requires, the state includes the government and parliament of India. ये definition ना आपको याद करना है, ठीक है? इसके अंदर बस ये देखिए कि 3 ही चीजें हैं, ये आपको याद करनी है. डेफिनेशन मैं आपको केसेस भी बताऊंगा, जो 1-2 केसेस हैं जो आपको याद करने हैं. ओके, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यस. सेकेंड इज गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ ईच स्टेट, तो स्टेट लेवल भी कवर हो गया. लोकल अथॉरिटीज मतलब थर्ड टीयर भी कवर हो गया. जो 72 एंड 73 एंड 74 मतलब अमेंडमेंट में जो आए थे वो भी कवर हो गए. अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत वो भी कवर हो गए लोकल अथॉरिटीज में. अदर अथॉरिटीज, अब सारा डिस्प्यूट जो होता है वो अदर अथॉरिटीज के बेसिस पे होता है कि अदर अथॉरिटीज क्या है. बट बिफोर आई गो टू अदर अथॉरिटीज, वन वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट हियर, एंड जो कल सर ने भी बहुत ज्यादा इस पे एम्फसाइज किया था, वो है द वर्ड इंक्लूड्स. इंक्लूड्स का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं है, ये हर एक्ट के लिए आप ध्यान में रखना ये चीज कि जहां पर भी डेफिनेशन में इंक्लूड्स वर्ड यूज होता है, तो प्लीज रिमेंबर दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव डेफिनेशन. ओके, ये नोट डाउन कर लेना, इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन. ये आपको आंसर में लिखना है. अगर डेफिनेशन ऑफ स्टेट के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो यू हैव टू राइट आर्टिकल 12 stipulates an inclusive definition of state and says that, फिर कौन सा स्टेट है वो आपको यहाँ पर जो 3 चीजें हैं वो आपको लिखने हैं. तो इंक्लूसिव डेफिनेशन इसको कहते हैं. ये इसको ऑपोजिट होता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन, इसका ऑपोजिट होता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. ये आपने लॉ स्कूल में स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में पढ़ा होगा. जिन्होंने स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन का जो सब्जेक्ट अगर आपके पास था तो आपने ये पढ़ा होगा. लेकिन मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं कि इसका मतलब क्या होता है. इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब ये है कि जो भी चीज यहां पर इस डेफिनेशन में दी गई है, गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, लोकल अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज, ये सब यहां पर है. जो भी चीजें यहां पर दिए गए हैं ये तो स्टेट है ही, इस पे कोई डिबेट नहीं हो सकता. दीज आर स्टेट, या आप मान के चलिए दीज आर अ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. ओके, बट द डेफिनेशन डज नॉट एंड हियर. डेफिनेशन यहां खत्म नहीं हो जाता. मतलब इनके अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं जो स्टेट के अंदर आ जाए, इस डेफिनेशन में आ जाए. दिस इज इंक्लूसिव डेफिनेशन. इंक्लूसिव डेफिनेशन मीन्स यहां पर बस ये कह रहे हैं कि स्टेट में ये सारे इंक्लूडेड हैं,
बट इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली दीज आर इंक्लूडेड, इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो इंक्लूडेड है ही, इनके अलावा कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, कुछ और भी एंटिटीज हो सकते हैं जो स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूडेड हो। दैट इज व्हाट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन क्या होता है? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन इज वेयर यू से ये जो चीजें हम यहां पर लिख रहे हैं सिर्फ वही डेफिनेशन के अंदर इंक्लूडेड होंगे, बाकी चीजें कुछ और इंक्लूडेड नहीं होंगे, वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होता है। अब इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जहां पर भी हम ये कहते हैं ना कि कोई लॉ को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया जाए या कोई लॉ को लिबरली इंटरप्रेट किया जाए, जब भी हम कहते हैं कि कोई लॉ को लिबरल इंटरप्रिटेशन दिया जाए, वहां पर जनरली इंक्लूसिव डेफिनेशंस यूज होते हैं। जब हम कहते हैं कोई लॉ को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना है तो वहां पर जनरली एग्जॉस्टिव डेफिनेशंस यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि पीनल लॉस, क्रिमिनल लॉस जो है उसको स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करें, और जहां भी अगर आपको डाउट आए तो क्या करना है आपको? इंटरप्रेट इट इन सच अ वे दैट द बेनिफिट ऑफ दैट डाउट इज गिवन टू द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दें। टैक्सेशन लॉस हैं, टैक्स वाले लॉस जो हैं उसको भी आप स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करें। एंड वेर एवर देर इज अ डाउट, गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू द एसएससी, जो टैक्स पेयर है उसको आप बेनिफिट ऑफ डाउट दें। वहां पर आप स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन यूज कर रहे हैं। बट जब बात आती है स्टेट के पावर्स की, जब बात आती है पार्लियामेंट के पावर्स की, शेड्यूल 7 में जो पार्लियामेंट के पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी, बहुत 4-5 क्लास के बाद वो टॉपिक आएगा। लेकिन जब हम लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी की बात करेंगे तो वहां पर होक्स फार्मास्यूटिकल्स एक केस है, ठीक है, जमीर अहमद एक केस है। ये केसेस ने क्या कहा है कि पार्लियामेंट के पावर्स या लेजिस्लेचर के पावर्स जो है उसको आप लिबरली इंटरप्रेट करें। मतलब जो शेड्यूल 7 में दिए गए हैं वो ही पावर्स नहीं है, उनके अलावा भी पावर्स हो सकते हैं, तो लिबरली आपको इंटरप्रेट करना है। तो ये आप ध्यान में रखिए कि इंक्लूसिव डेफिनेशन और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन में फर्क होता है, और ये चीज आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं, सारे लॉस के लिए याद रखना। जहां पर भी इंक्लूड्स अगर लिखा हो तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। ओके, अच्छा, अब इंक्लूसिव डेफिनेशन में हमने कह दिया गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आ गया, ठीक है, इसमें कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है। गवर्नमेंट की कोई नोटिफिकेशन हो, ऑर्डर हो, कोई भी एक्शन हो, वो स्टेट एक्शन माना जाता है, बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यस, पार्लियामेंट ने कोई रेजोल्यूशन भी पास कर दिया हो, एक्ट पास किया हो, कुछ भी वो कर रहे हैं तो वो भी आ गया स्टेट एक्शन के अंदर, तो उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, ये भी सिंपल है, वही चीज आप स्टेट लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं। लोकल अथॉरिटीज, पंचायत राज मतलब ने या जिला परिषद ने, मंडल परिषद ने कुछ किया तो वो कर सकते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोई अगर एक्शन लिया है तो वो भी लोकल अथॉरिटीज में आ जाता है। अब आता है अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी था कि अदर अथॉरिटीज का मतलब क्या। अब इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कोई एकदम से केस नहीं दिया कि देखिए इसका डेफिनेशन ये है। उन्होंने भी घुमा फिरा के यही कहा है कि देखिए हम तो केस बाय केस बेसिस पे देखेंगे, बट हम कुछ इंडिकेटर्स आपको दे देते हैं कि ये अदर अथॉरिटीज हैं। इसमें 2-3 केसेस इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज्यादा मतलब एग्जाम पर्पज के लिए, देखिए केस लिस्ट तो मेरे पास बहुत है, ये सब केसेस हैं, लेकिन एग्जाम पर्पज के लिए अगर आपको एक ही केस अगर आपको याद रखना हो तो प्लीज एक केस याद रखिए, अजय हासिया वर्सेस खालिद सोहरवर्दी। ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। अगर आपको और एक भी अगर लिखना है तो आप आर डी शेट्टी, रामानाय दयाराम शेट्टी वर्सेस आईएए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये भी आप केस लिख सकते हैं। ठीक है, आई विल जस्ट ब्रीफली टेल यू ये एक एक केस में क्या क्या अपहोल्ड हुआ था। आप जस्ट रेशियो पे गौर करें, फैक्ट्स पे नहीं, क्योंकि आपको वहां पर लिखना रेशियो ही होगा एग्जाम में, और एक सेंटेंस का आपको लिखना है कि क्या क्या केस इस केस में अपहोल्ड हुआ था। फर्स्ट केस जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस राजस्थान वर्सेस मोहनलाल में, ये कहा था कि सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज स्टेट के डेफिनेशन के पार्ट होते हैं। आप बोलेंगे इतना क्या क्रिएटिव डेफिनेशन है, ये तो होते ही हमको पता है, ठीक है, इसलिए पता है इसलिए इसको इतना इंपॉर्टेंट केस हम नहीं मान रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। आर डी शेट्टी वर्सेस आईएए, इन्होंने कहा कि देखिए इंस्ट्रूमेंटैलिटीज ऑफ स्टेट, इंस्ट्रूमेंटैलिटीज ऑफ अ स्टेट विल बी अ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसमें हुआ क्या था, मैं इसके फैक्ट्स भी बता देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसमें हुआ था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो काफी कई एयरपोर्ट्स को इंडिया में कंट्रोल करती है, एयरपोर्ट्स को रन करती है, मैनेज करती है, उन्होंने एक टेंडर इशू किया था।
ये कहते हुए कि देखिए हमने एक एयरपोर्ट वहां पर बनाया है। एयरपोर्ट के अंदर जो स्टॉल्स होते हैं ना, कई ब्रांड्स जो है एयरपोर्ट के अंदर छोटे छोटे स्टॉल्स बनाते हैं। तो एयरपोर्ट के अंदर जो स्टॉल्स हैं, वो स्टॉल्स वहां पर रखने के लिए, बनाने के लिए, अगर कोई इंटरेस्टेड हो, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप अ स्टॉल, प्लीज अप्लाई। ओके, टेंडर इशू किया है, आप अप्लाई कीजिए। अब उन्होंने उसके बाद किया क्या था, कुछ ऐसे लोगों को भी उन्होंने वहां पर स्टॉल्स बनाने की परमिशन दे दी थी, जिन्होंने वो टेंडर सबमिट भी नहीं किया था, और बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज थे उसके अंदर। तो एक आर डी शेट्टी नाम का इंसान, उसने इस चीज को चैलेंज किया कि राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रही है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी वहां पर नहीं मिली है स्टॉल सेटअप करने की एयरपोर्ट पे। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बोला, देखिए हम कोई हम कौन होते हैं आपके राइट टू इक्वालिटी वायलेट करने के लिए, वी आर नॉट बाउंड बाय आर्टिकल 14। तो ये गया केस सुप्रीम कोर्ट तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप एयरपोर्ट भले चला रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बट यू आर एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट। आप स्टेट के एक इंस्ट्रूमेंट हो। जो स्टेट काम करना चाहता है, वो काम आपके थ्रू स्टेट कर रहा है, इसलिए आप स्टेट के एक इंस्ट्रूमेंट हो। And all such instrumentalities and all such instruments will form part of Article 12 definition of state. Okay, this is what they said. So RD Shetty versus IAA, RD Shetty versus IAA, I repeat, very important case. ये आप note down कर लीजिए. What do you have to write in this? The Supreme Court has held that all instrumentalities of a state will come under the definition of state under Article 12. This is what R.D. Shetty versus IAA had said. One more case, अजय हासे वर्सेस खालिद सोहरवर्दी। इसमें क्या हुआ था कि REC रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, एक श्रीनगर में एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, REC एक कॉलेज है, उन्होंने वो एज अ सोसाइटी एस्टेब्लिश किया था। बट उस कॉलेज में बहुत ज्यादा स्टेट कंट्रोल था, मतलब वो यूजीसी के स्केल पे पेमेंट्स दिए जाते थे टीचर्स को अपॉइंट करने में स्टेट गवर्नमेंट का हाथ बहुत ज्यादा वहां पर था, ये सब था। तो किसी ने समवन अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट सेइंग दैट द कॉलेज इज स्टेट, इट विल हैव टू अपहोल्ड फंडामेंटल राइट्स। तो कॉलेज ने बोला, देखिए हम स्टेट नहीं है, हम तो प्राइवेट सोसाइटी हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देखिए आप सोसाइटी भले हो, लेकिन आप पर स्टेट का इतना ज्यादा कंट्रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का इतना ज्यादा कंट्रोल है, दैट यू आर अ स्टेट। आपको स्टेट इतना ज्यादा कंट्रोल कर रहा है कि आप स्टेट बन गए। तो उन्होंने यहां पर टर्म यूज किया, डीप एंड परवेजिव कंट्रोल। डीप एंड परवेजिव कंट्रोल, दे सेड इन दिस कॉलेज द स्टेट गवर्नमेंट हैज अ वेरी डीप एंड परवेजिव कंट्रोल, एंड बिकॉज ऑफ सच डीप एंड परवेजिव कंट्रोल दैट कॉलेज इटसेल्फ विल बी अ स्टेट, भले वो सोसाइटी क्यों ना हो। ओके, सो दैट इज व्हाट अजय हासे वर्सेस खालिद सोहरवर्दी सेड। अब आता है केस जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये शायद प्रिलिमिनरी पे कोई सवाल पूछे आपसे, हो सकता है कि वो पूछ लें। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीसीसीआई को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। ओके, अब जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस है। इन्होंने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, आई थिंक इट वाज अ 5 जज बेंच इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इट्स अ 5 जज बेंच। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि देखिए बीसीसीए जो है, बोर्ड ऑफ क्रिकेटिंग कंट्रोल इन इंडिया, ये स्टेट नहीं है। ओके, ये स्टेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये देखिए, बीसीसीआई इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ सोसाइटी विच इज क्रिएटेड अंडर तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। चेन्नई में इनकी हेड ऑफिस है, तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर बीसीसीआई को बनाया गया। तो ये एक सोसाइटी है, स्टेट कंट्रोल इसको नहीं करता, तो ये स्टेट नहीं है। ये जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा था। अब इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी, इसको बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि स्टेट का कंट्रोल बीसीसीआई पे तो बहुत है, क्यों कह रहे हैं कि नहीं है। कई लोगों ने आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल किए थे कि बीसीसीआई के अकाउंट्स हमको बताइए, जो एनुअल अकाउंट्स है वो हमको बताइए। कई लोगों ने आरटीआई फाइल किया था। तो बीसीसीआई ने बोला, हम तो अकाउंट्स आपको बता ही नहीं वाले। क्यों? क्योंकि हम तो स्टेट है नहीं, हम किसको जवाब दें, वी आर नॉट इवन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो उन्होंने नहीं बताया, और उनके अकाउंट्स हमको नहीं पता कि क्या हो रहा है उसके अंदर।
अब मसला ये है कि 2016 में, 16 के एंड पे एक पीआईएल फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और ये डिवीजन बेंच पे गया था, 2 जज बेंच पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जो जी टेलीफिल्म सर्विसेज यूनियन ऑफ इंडिया जो लॉ है, जो केस है, ये हमको लग तो रहा है कि थोड़ा सा मतलब इसमें प्रॉब्लम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब हम कुछ डिसाइड नहीं करेंगे इसके बारे में, हम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा रिसर्च करें इस चीज पे, और आप हमको बताएं कि क्या बीसीसीए स्टेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो लॉ कमीशन ने बोला ठीक है, आपका हुक्म, वी विल डू दिस। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट सबमिट की अप्रैल 2000, सॉरी मंथ मुझे याद नहीं आ रहा, 2018 में, 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट सबमिट हुई थी। आप ये नंबर याद रखिएगा, 275। अगर जीके पेपर भी आपके साथ में आपके एग्जाम्स में हो तो ये शायद काम आ जाए। रिपोर्ट नंबर 275, लॉ कमीशन की रिपोर्ट नंबर 275 टॉक्स अबाउट द अथॉरिटी and the role of BCCI. It talks about BCCI. Okay, this report was made and it was submitted by the Law Commission to the Supreme Court on the request, on the direction of the Supreme Court. 275. तो 275 लॉ कमीशन क्या बोल रहा है इस रिपोर्ट में? वो कहता है कि देखिए, हमारे पास एक नहीं 10 वजह हैं हमारे पास कि बीसीसीआई को स्टेट करार देने के। सो उनका रिकमेंडेशन ये है कि बीसीसीआई शुड बी अ स्टेट। Why? Because they gave a lot of reasons. They gave reasons such as, they gave reasons such as the Indian cricket team, the official cricket team which represents India, is managed by BCCI. अगर ये प्राइवेट बॉडी है, ये स्टेट नहीं है, तो ये कौन होते हैं एक ऑफिशियल इंडियन क्रिकेट टीम को मैनेज करने वाले? हाउ कैन दे यूज नेशनल एम्बलम ऑन देयर शर्ट्स एंड हेलमेट्स? हाउ कैन दे प्ले नेशनल एंथम एज इफ ये ऑफिशियल है? अर्जुना अवार्ड्स और खेल रत्न अवार्ड्स जब दिए जाते हैं तो बीसीसीआई को एडवाइस मांगते हैं बीसीसीआई से कि आप बताएं किसको दें। तो ये प्राइवेट बॉडी अगर है तो प्राइवेट बॉडी से आप एडवाइस क्यों ले रहे हैं? टैक्स ब्रेक्स, बहुत ज्यादा टैक्स कंसेशंस बीसीसीआई को दिए जाते हैं, तो अगर ये प्राइवेट बॉडी है तो आप इन्हीं को क्यों दे रहे हैं? ठीक है, तो ये बहुत सारे रीजंस उन्होंने साइट किए और कहा कि ये सब डीप एंड परवेजिव कंट्रोल भी है, ये स्टेट का काम ही कर रहे हैं, भले ये सोसाइटी हो, तो इनको स्टेट करार देना चाहिए। ये रिपोर्ट सबमिट हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में अडजर्नमेंट हो रहा है, मैं नहीं बताऊंगा कि क्यों हो रहा है, आप समझ गए होंगे। बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी कोई साहब हैं जिनके वजह से ये डिसाइड नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड ये चीज नहीं कर रही है। बट वो जो भी हो, आप इतना याद रखिएगा कि जी टेलीफिल्म सर्विसेज यूनियन ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है, जिसपे कंट्रोवर्सी हुई। लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है 275, जो रिपोर्ट रिकमेंड कर दी है कि बीसीसीआई शुड बी अ स्टेट। ओके, okay, fine, Shankar, I'll also tell you the same thing in English. For those people who are not comfortable with English, I'll conduct a class by the end, end of the week or something, especially if somebody wants a class in Telugu, I can do that. So the law commission report under 275th report, the law commission has said that BCCI should be a state because it is essentially doing functions which are within the purview of state authority. So which is why BCCI should be a state, is what 275th report says. Okay. The next case here is Naresh Mirajkar versus State of Maharashtra. Now, Naresh Mirajkar says judiciary is not a state. And they went into a very long discussion, but the basic crux of it as to why judiciary is not a state. See, of course, like 3 organs of the state, you say legislature, executive, and judiciary, but judiciary is not a state. It is not a state for the purposes of Part 3. And the reason why the Supreme Court said judiciary is not a state is because you see what will happen if judiciary is considered to be a state. आप मान लीजिए हाई कोर्ट एक जजमेंट देगा, आपको लगता है वो जजमेंट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, यू थिंक दैट द जजमेंट इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स, right? If that judgment is violating fundamental rights, what will you do? You will file a writ petition against a judgment of the High Court. Maybe let's say you file it in the 32 in Supreme Court. Now the Supreme Court will give a judgment.
You think that the Supreme Court judgment also violates fundamental rights. You will file a writ petition against the judgment of a Supreme Court, saying it violates your fundamental rights. ये कब तक चलेगा? फिर और एक जजमेंट आएगा, फिर उस पर भी आप फाइल कर रहे हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखिए, जुडिशरी इज नॉट अ स्टेट फॉर द सिंपल रीजन that judiciary anyway applies fundamental rights when it comes out with these decisions. And if we say judiciary is a state, there will be repetition of these issues and there will not be finality of issues. कभी भी कोई भी इश्यू फाइनली डिसाइड नहीं हो पाएगा. तो रेस जुडिकेटा हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर और ये कहेंगे कि एक चीज अगर डिसाइड हो गई है सब्सटेंशियली, उस चीज पे हमको वापस नहीं जाना है. इसीलिए फॉर दिस पर्पस जुडिशरी इज नॉट अ स्टेट. This is what Naresh Mirajkar versus Union of India had said. However, this judgment also said that it only applies to judicial functions of the courts. अगर कोर्ट जब कोई judicial function कर रहा है, only then judiciary is not a state. Which means if it is discharging an administrative function, then in such a case, judiciary will be a state. Administrative function meaning appointments, transfer, recruitments, all of this will be administrative functions. So whenever there is an administrative function, in those cases, judiciary will be a state. Okay. Amit is asking me, Amit, I've just answered your question. Okay. All right. You can sort of ignore our AR Antule क्योंकि ये केस हम बाद में कहीं और भी करेंगे. But we will talk about plenary powers when we talk about the powers of the Supreme Court. So you can ignore this case here. Rupa Ashokura versus Ashokura, ये भी मैं ignore कर रहा हूँ क्योंकि सर ने इसको कल already discuss कर दिया था. This is about curative petitions. Like even after the final judgment of the Supreme Court is given, you can file another curative petition. The origin of curative petition is Rupa Ashokura versus Ashokura. There was nothing called curative petition before this. Curative petition was created in Rupa Ashokura. So remember this case because it created curative petitions. Same way you have to remember SP Gupta versus Union of India. Why? Because it created PILs. 1982 का केस है, SP Gupta, भगवती का जजमेंट है, 5 judge bench. SP Gupta versus Union of India created PILs, okay, which is why you have to know. All right. I hope you've understood now what is the definition of a state and what are the important cases. This is purely from the point of view of your exam. If there is a question, you have to write the definition of a state. Please do not forget to write inclusive definition. Please write Article 12 gives an inclusive definition of state. Okay. And then write the things here. And then, of course, mention 1 or 2 cases. Would depend karta hai. Obviously, if it's a long answer, you can write 2-3 cases. You can discuss. You can even write about BCCI. If it's a very short answer, just write 1 case. You can write either R.D. Shetty versus IAA, or you can write Ajay Hasya versus Khalid Sarwardi. Okay, one of these 2 cases is enough. Okay, I hope this is clear. Now, if you have any doubts on Article 12 or definition of states, please unmute and ask. And then, if not, I will move on to eclipse and severability, and we can conclude this revision session then. Any doubts on Article 12? Please let me know. Sir? Yes, Ritika. Sir, do we also have to mention the facts of the case? आपकी आवाज बहुत लो आ रही है. एक मिनट. Do you have to mention facts of the case? नहीं Ritika, you don't have to mention facts of the case. खासकर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही अगर रेलेवेंट हो तो शायद मे बी, बट अदरवाइज यू डोंट हैव टू मेंशन द फैक्ट्स ऑफ द केस. इट इज ऑलमोस्ट इररेलेवेंट बिकॉज द केस माइट हैव कम फॉर व्हाटएवर फैक्ट्स व्हिच विल बी द रैंडमोस्ट ऑफ थिंग्स. इशू कुछ और ही है, होल्ड कुछ मतलब और ही किया उन्होंने. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज रेशियो डिसिडेंडाई. यू जस्ट नीड टू नो द रेशियो. फैक्ट्स यू डोंट हैव टू राइट. ओके. So, यस Ravneet. so what is the status of political parties with regard to Article 12? See, the Supreme Court had said, you know, Article 12, see, political parties to state mein nahi aata, but Supreme Court has said that they should be within the ambit of Right to Information Act. But that has not been applied. The Chief Information Commission has also tried to apply it, but it did not. You know, there's a lot of obviously politics behind that. But definition of state mein political parties may not come, but under public offices, under Right to Information Act, political parties do come. Okay. I think the judgment is PUCL, Center for Democratic Reforms. Yeah, I am forgetting the
केस, ऐसा कुछ केस है, PUCL होगा या सेंटर फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वन ऑफ दोस केस जहां पर ये होल्ड हुआ था कि RTA के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज आने चाहिए. ओके, any other doubt? Okay, sir. MLAs Yeah, will also be included. sorry, Ritika, I think you have to be a little louder. Hello, am I audible Yeah. now? Yeah, better. The MPs and MLAs are also a part of state under Article 12. If they are performing their public functions, for example, MP लैड स्कीम है जो हर MP को 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, मतलब उसके हाथ में नहीं दिए जाते हैं, पर उसको कहा जाता है कि आपकी बजट है 5 करोड़ रुपए, आप रिकमेंड कीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को कि ये 5 करोड़ रुपए कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, तो यू रिकमेंड. तब इस चीज में बिकॉज ही इज डिस्चार्जिंग पब्लिक फंक्शन, he is using public money and is discharging public function under the MP LAD scheme, he will amount, whatever those functions are, will amount to state. So if he is arbitrarily doing it, if he, let's say, violates certain fundamental rights while doing that, yes, you can challenge it as violation of fundamental right because he is discharging state power. Okay. Right. Any other? Samruddhi Singh, can a private university be held a state? देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा डिबेट वैसे है about whether a private university should be a state or not. But the debate was not about whether a private university should be a state or not. The debate has been about whether reservations under 15 and 16, आर्टिकल 15 और 16 में जो reservations हैं वो जो है will they apply to private universities or not? जो PA इनामदार का केस था, TMA पाई का केस था, ये केसेस में उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशंस डू नॉट अप्लाई, मतलब जो SC ST OBC रिजर्वेशंस हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे अप्लाई नहीं होंगे. लेकिन बाद में 93rd अमेंडमेंट आया था और उसके बाद अशोक कुमार ठाकुर का एक केस हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशंस अप्लाई होंगे. तो भले प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टेट हो या ना हो, लेकिन रिजर्वेशंस तो अप्लाई वहां पर होंगे बिकॉज दे आर डिस्चार्जिंग पब्लिक फंक्शन एंड दे आर विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 15 एंड 16. ओके. माहिम सेस अजय हास्य जजमेंट में डीप एंड परवेसिव कंट्रोल का क्राइटेरियन दिया है, क्या ये जीटेल में अप्लाई किया गया था? ओके. तो कैसे करें और आंसर में क्या ओपिनियन देना चाहिए? अच्छा, देखिए, अजय हास्य में जो डीप एंड परवेसिव कंट्रोल का क्राइटेरियन है वो जीटेल फिल्म्स पे अप्लाई हुआ था, यस, लेकिन नतीजा कंक्लूजन वाज समथिंग एल्स. So even in Z telefilms, yes, the Supreme Court did discuss Ajay Hasya. The Supreme Court also discussed R.D. Shetty. If you read the judgment, all of this has been discussed. But the conclusion was that BCCI pay, there is no deep and pervasive control of the state. That is the conclusion that they have reached. So obviously, which is why Z telefilms has been criticized, saying, it does not follow the law that has been laid down by the Supreme Court itself. And the holding was wrong. But irrespective of whatever that is, the way you have to simply write is, yes, write down all the points, write down all of this. If it's a long answer, also mention that in Z Telefilms versus Union of India, the Supreme Court has held that BCCI is not a state, which has raised certain controversies. The next sentence can be, in fact, under 275th Law Commission report, it was recommended that BCCI be made a part of the, BCCI be considered the state. This matter, however, is sub judice. Okay, this matter is sub judice, you stop there. Okay, that is the completion of your answer. आंसर में क्या ओपिनियंस देना होगा? ओपिनियंस नहीं, आप एक कंक्लूजन की तरह आप दें, बट आपका जो भी ओपिनियन है वो एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी एन एक्सट्रीम ओपिनियन. So in this answer, if there is an answer, you write as a conclusion, you can simply write that the definition of state should be interpreted liberally to include all organizations which are discharging public function, so that maximum ambit or maximum application of fundamental rights is allowed. That should be your conclusion. That also is sort of your opinion that fundamental rights should be allowed maximum application, and that is also a very good conclusion. So her answer mein you have to give a conclusion like this, especially constitution answers. So please do write one sentence on this. Okay. Please remember, answer writing mein brevity is the king. You have to say a lot using the least number of words, and that can only come through practice. So even if you're giving your opinion, only one sentence, you have to end it there. Okay. All right. I hope this is clear, guys. I'm just moving on to, Article 13.
right? Article 13, I'm not reading all of the cases here. I'll just explain to you what is doctrine of eclipse and what is severability. Okay, doctrine of eclipse देखिए, ठीक है, ये जो डायग्राम है ये तो ठीक है. I'll try to draw something on my own here. See, you understand what eclipse is, right? I mean, there is like, please don't hold me to account when I'm drawing this. Okay, this is how eclipse works. This is the sun. Okay, and the light of the sun is coming here. Let's say this is the moon. The moon has come in between. This is the earth. So obviously this is an eclipse. Okay, this is solar eclipse because the sun is being eclipsed here. Okay, of course, if the moon goes on the other side and earth comes in between, that's lunar eclipse. I mean, that's not I'm teaching what I'm teaching, but we are using the same concept in applying this. Okay, so what will be here? What is in place of sun? Sorry, what is in place of sun? This is the law. ये हो गया law. Okay, what is in place of moon? ये हो गया constitution. This is constitution. Okay. Okay, what is in place of earth? What happened? Okay, sorry, what is in place of earth? This is applicability, enforceability, applicability or enforceability of this law. Okay, pardon me for my whatever this thing, but I hope you're understanding what I'm trying to say. यहाँ पर law है, ये constitution है, ये applicability of that law है. Of what law? Of this law. जो हम law की बात कर रहे हैं, of this law. Okay, now you see what is happening here is there is this law. This law is being eclipsed by the constitution, and because this law is eclipsed by the constitution, there is no applicability, there is no enforceability. Okay, अगर मतलब एग्जाम्पल देने के लिए मैं अगर आपको कहूं, एक एग्जाम्पल जो काफी अच्छा एग्जाम्पल है वो है सेक्शन 124A. व्हाट इज सेक्शन 124A? सेडिशन. ठीक है, आईपीसी की बात कर रहा हूं मैं. 124A सेडिशन है. ठीक है, तो लॉ हम मान लें सेक्शन 124A. ओके, लॉ को हम मानते हैं सेक्शन 124A. कॉन्स्टिट्यूशन पे एक्लिप्स क्या कर रहा है? मान लीजिए 191A, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ओके, 191A बीच में आ रहा है. तो पहले एक जजमेंट आया था तारा सिंह केदारनाथ से थोड़ा सा पहले एक जजमेंट आया था. खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज वो जजमेंट ओवररूल हो गया. बट लेकिन वो जजमेंट ने ये कहा था कि जो लॉ है, ओके, दैट लॉ 124A इज बीइंग एक्लिप्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस एनफोर्सेबिलिटी नहीं होगी. Which means this law is being violated by the constitution. It's being violated by the constitution, because of which there is no enforceability. That law does not apply. Okay. तो हम क्या करें फिर अब? Now we want that law to apply. What can we do? What we can do now is we can simply amend the constitution. Okay. Amend the constitution. We will simply have to amend the constitution. कोई दूसरा कलर मिलेगा मुझे? हाँ, we will simply have to amend the constitution in such a way that ये जो eclipse है ये eclipse हट जाए और ये law को ना enforceability मिल जाए. बेसिकली जो मून जैसे चांद जैसे हिल जाता है यहां से, तो एकदम से सन आपको दिखाई देने लग जाता है. You can look at the sun the moment the moon goes away. So the moment the moon goes away, you'll see the sun, right? Similarly, the constitution will have to be amended so that it allows the law to have applicability, to have enforceability. Okay, I hope you've understood this. You are amending the constitution. Okay, so now this case, okay guys, please don't write cases यहाँ पर. नहीं, बाल गंगाधर तिलक का केस नहीं है ये तो तब तक तो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं आया था, तो एक्लिप्स कहाँ से? तो देखिए, ये तो आपको अमेंड करना है. तो अमेंडमेंट हुआ था. फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में उन्होंने इंक्लूड किया था सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट. ओके, जिसके वजह से केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये इंपॉर्टेंट केस है, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड कि अब देखिए जो एक्लिप्स हो रहा था आर्टिकल 191A से, वो एक्लिप्स हट चुका है क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन माना है. और ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 124 है, दिस कम्स अंडर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. तो अब जो एक्लिप्स है वो एक्लिप्स हट गया है.
अब ये एप्लीकेबल होगा, तो एक्लिप्स हैज मूव्ड. ओके, वी विल डील विद केदारनाथ केस इन लेंथ व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 19, और आईपीसी में 124 है जब हम करेंगे तब भी हम केदारनाथ का केस करेंगे. बट अब यहां पर आप इतना आप समझ गए होंगे कि एक्लिप्स चलता कैसे है, हाउ डज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स वर्क. अब आप कहेंगे यार इतनी मेहनत क्यों करनी है, अगर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो उसके लॉ को काट के फेंक दो ना उसको अलग से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. अब ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लॉ को हम, वी आर नॉट स्ट्राइकिंग डाउन द लॉ एंटायरली, वी आर सिंपली मेकिंग द लॉ इनइफेक्टिव, वी आर मेकिंग इट डॉर्मेंट. उसको हम बस सुला रहे हैं कि आप अप्लाई नहीं होंगे, आप बस रहिए बैठे हुए. अप्लाई आप तब होंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करेगा एप्लीकेशन का. ओके, ये जनरली एक डॉक्ट्रिन है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे अप्लाई होती है. जैसे 124A इज ऑब्वियसली प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, क्योंकि ये अमेंडमेंट में आया था 1896 के कोई अमेंडमेंट में, आईपीसी में इसको ऐड किया था. बट खैर बहरहाल 1950 से पहले वाला लॉ है, तो दिस वाज प्री कॉन्स्टिट्यूशन. पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए yesterday had someone had asked the question also about post constitution law. Post constitution law के लिए there is no strict guideline, there is no ruling by the Supreme Court to say whether doctrine of eclipse will apply to post constitutional law or not. Okay, but there have been certain cases जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो आपने लॉ पास किया है ये this is violative of fundamental rights, और ये लॉ कैन बी अप्लाइड ओनली इफ द फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेड. तो अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करती है तो वो लॉ वापस आ जाएगा. बट ये अल्टीमेटली डिपेंड करेगा व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड उसके ऊपर. सो इन योर आंसर यू सिंपली हैव टू राइट दैट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फॉर द पर्पस ऑफ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जनरली डज नॉट अप्लाई because the law is entirely struck down instead of made to sit dormant. However, the courts may, on case-by-case basis, apply doctrine of eclipse to post-constitutional law as well. Okay, that you have to write. Okay, I hope you've understood how doctrine of eclipse works. All right, moving on. Last topic for the day, like at least what I'm going to do, is severability. ठीक है, इसमें ठीक है, मतलब ओके, सेवरेबिलिटी होता क्या है, मान लीजिए. अच्छा, सेवरेबिलिटी ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट भी है. ओके, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसको, मतलब मैं इसको थोड़ा इजी भी कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि टाइम है तो मैं आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट इसको बता देता हूं. देखिए, मान लीजिए कि एक लॉ है. ओके, चलो यार, ये जो टेक्स्ट है स्लाइड पे उसको आप ध्यान मत देना, मैं आपको कुछ बना रहा हूं यहाँ पर. मान लीजिए एक लॉ है, ठीक है. ये जो लॉ, ये मैंने बॉक्स बना दिया, ये है लॉ. इसमें 30 सेक्शंस हैं, 30. लेट्स से देयर आर 3 sections. Okay, I've made a smaller box here. There are 3 sections. These 3 sections are unconstitutional. The remaining 27 sections are constitutional. Parliament has passed a law with 30 sections, in which the court, let's say, has found that 3 out of these 30 sections are violating the Constitution, whereas 27 of those 30 sections are valid. They are not violating the Constitution, they are valid. The question now before the court is, should the entire act be struck down, or should only the 3 sections be struck down and these 27 sections be upheld? क्या सारे एक्ट को ही स्ट्राइक डाउन कर दें या सिर्फ 3 सेक्शंस को स्ट्राइक डाउन करें और 27 सेक्शंस को अपहोल्ड करें? अब ये है सवाल. अब इस पे कोर्ट क्या आंसर देगा? आप कहेंगे कि देखिए, सेवरेबिलिटी अप्लाई करेंगे और 3 सेक्शंस ही स्ट्राइक डाउन होंगे और बाकी के 27 सेक्शंस अपहोल्ड होंगे. लेकिन इसमें छोटा सा, देयर इज अ स्मॉल कॉम्प्लिकेशन हियर, एंड दैट इज दिस. कोर्ट्स ये कहते हैं, देखिए मैं एक्चुअली, ये है ना FN बलसारा से और श्री अंबिका मिल्स, कहीं है क्या लिखा हुआ यहाँ पर? FN बलसारा लिखा हुआ नहीं है, अंबिका मिल्स लिखा हुआ. ये 2 केसेस का मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ. FN बलसारा इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप FN बलसारा एक केस भी याद रख लेंगे तो काफी है. ओके, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा. ओके, कोर्ट ये देखेगा वहां पर, द कोर्ट्स विल सी
what is the effect of striking down these 3 sections? अगर हम सिर्फ 3 sections को strike down करते हैं तो इसका effect क्या है? What is the effect of it? Okay, what is the effect of it? Now you will say the court might look at the effect. If the effect is that the law is being made redundant, मान लीजिए ये 3 सेक्शंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि ये 3 सेक्शंस के बिना ये लॉ अप्लाई ही नहीं किया जा सकता है, लॉ को अप्लाई करना फ्यूटाइल है, ओके, अननेसेसरी हो गया, अब फ्रिवलस है, आपको कोई मतलब लॉ को अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर वो नतीजा, अगर सुप्रीम कोर्ट रीचेस दैट कंक्लूजन दैट without these 3 sections the entire law is useless, then it will strike down the entire law. I hope you've understood. If these 3 sections are so important that without those 3 sections, if the entire law is useless, then the court will not apply severability. The court will strike down the entire law. Okay. However, if the court thinks no, these 3 sections may not be important, but even without these 3 sections, the 27 remaining sections will form a valid law. ये 3 सेक्शन के बिना भी ये जो 27 सेक्शंस हैं ये वैलिड लॉ बनते हैं अपने आप में. In that case, the courts will apply doctrine of severability, and they will say, look, 3 sections are not valid, 27 sections are valid. मैं आपको एक उदाहरण, एक एग्जांपल देता हूं. मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. किसी को पता है? दिस इज अ क्विज. मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब क्या था इसमें? कोई बता सकता है मुझे? सर सेक्शन 303. हाँ, अमित ने कहा है. ठीक है, वेरी गुड अमित. सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी. मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ने कहा था कि सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. Why is it unconstitutional? Because section 303 says murder committed by a life convict, the punishment to be given is death penalty. कोई और ऑप्शन ही नहीं है. मतलब कोई लाइफ कॉन्विक्ट है, कोई लाइफ इंप्रिजनमेंट ऑलरेडी उसको मिली है, वो जेल में बैठा हुआ है और आदत से मजबूर उसने और एक कत्ल कर दिया जेल में ही. तो सेक्शन 303 ये कहता है कि देखिए अब इसको तो आप सजाए मौत देंगे ही देंगे, अब आपको और लाइफ इंप्रिजनमेंट क्या देंगे? वो ऑलरेडी लाइफ इंप्रिजनमेंट उसको दी गई है. तो मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए ये थोड़ी ज्यादती है, कोई भी पनिशमेंट के लिए कंपलसरी डेथ पेनल्टी हम नहीं रख सकते. वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही आपको डेथ पेनल्टी देना है, बच्चन सिंह को, मच्छी सिंह को चलते हुए. तो कंपलसरी डेथ पेनल्टी अगर जो भी सेक्शन देता है वो सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. तो उन्होंने सेक्शन 303 को काट दिया और कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. अब एक सेक्शन कटा है ना. सिमिलरली जोसेफ शाइन में कौन सा सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ था? जल्दी कोई बता सकता है? 497. वेरी गुड, शालिनी गॉट इट, समीना गॉट इट, थैंक यू. ओके, 497 है ना, अडल्ट्री. ओके, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ था. ओके, तो जोसेफ शाइन में अनकॉन्स्टिट्यूशनल 497. वी आर नॉट सेइंग, वी कैन नॉट से that simply because Joseph Shine has held 497 to be unconstitutional, or Mithu has held section 303 as unconstitutional, the entire IPC should be struck down. No. These specific provisions are unconstitutional. After removing these provisions from IPC, the remaining sections of IPC can be a valid law. So that is one application of severability, right? Because you're pointing it out as to which specific provision is violating the Constitution. You're removing that specific provision from the ambit of the Constitution. Okay, I hope that is clear. I hope this is clear how Eclipse works. So slightly complicated, but I hope you understand. We apply doctrine of this thing. In your answer, if there is a question on this, on doctrine of severability, please do write that doctrine of severability is applied when certain provisions, point number 1, certain provisions of the law are found unconstitutional, violative of the Constitution. Number 2, when denying such provisions does not render the law to be futile. When denying such provisions does not render the entire law to be futile, then we apply severability. If it renders the entire law to be futile,
then we simply strike down the entire law. Okay, I hope that is clear. Ritika, please go ahead. You've raised your hand. Ritika? Yes, sir. Yeah. Sir, actually, my question was not in context to Article 13, but it was in context to IPC when you said Section 303. So Right. I wanted to ask, then when Section 303 is struck down, then why not Section number 307, which is attempt to murder, and under attempt to murder, it says that attempts by life convict and they should be punished by death. Okay, we will have to check. I think Mithu might, but see, there is an alternative, right? Attempt to murder by life convict, is it compulsory death imprisonment? I don't think there's compulsory death. No, sir. Compulsory death No, sir. उसमें ऑप्शन No. होगा ना, डेथ और Yes, sir. imprisonment for life होगा. The problem in Mithu versus State of Punjab, the problem was that Section 303 does not give you any option. जज के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. सेशंस जज बैठेगा वो केस पे, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, उसको डेथ पेनल्टी देनी ही देनी है. The moment he's found guilty, you have to give death penalty. There's no other option. But 307 में, I'm reading this section. It says he would be guilty of murder, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and also fine. ठीक है. Attempt by life convicts, he can be sentenced with imprisonment for life or he can be punished with death. So there is an option. Because there is an option, the section is valid. Okay, Ritika, I hope that's clear. Yes, sir. Okay. Samina, आपका कोई डाउट है क्या? अच्छा नहीं. All right. So I hope Sir? you've understood. जी रवनीत बताइए. Sir, these two doctrines apply to pre-constitution and post-constitutional laws? नहीं, मैंने जैसे पहले कहा था, सेवरेबिलिटी तो ऑब्वियसली अप्लाई होता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे भी. ओके, एक्लिप्स की जब बात आती है, वी डू नॉट हैव एन अथॉरिटेटिव जजमेंट. ठीक है, तो आपको ये लिखना है कि ये अथॉरिटेटिव जजमेंट नहीं है, तो इट माइट अप्लाई, इट माइट नॉट अप्लाई अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट. इफ द कोर्ट सेज दैट दिस लॉ इज एंटायरली इनवैलिड and for the law to be valid, you pass a constitutional amendment, you'll pass the law again, then theek hai. But if the court says that the law will become valid automatically on the passing of an amendment, then the law will be valid. Generally speaking, अगर आप टेक्स्ट बुक्स देखें, अगर आप वी.एन. शुक्ला या एम.पी. जैन कोई टेक्स्ट बुक अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो टेक्स्ट बुक्स में जनरली अपने ऑथर्स भी ओपिनियन देते हुए ये कह रहे हैं कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई नहीं होता है. It does not apply. So you can write in your answer, generally this doctrine does not apply to post-constitutional law. However, if the court holds otherwise, it may apply to even post-constitutional law. Okay, I hope that's clear. Amna ji bataiye. Sir, I wanted to ask that when we were talking about Section 124A, we talked about doctrine of eclipse. However, when we come to Section 497 or 303, we come to doctrine of severability. So why so? Why not? I was just using these sections to give you an example as to how eclipse work, severability work. But even then, these are also No. None of these are post-constitutional law, right? IPC तो 1860 में बना था. I mean, it is pre-constitutional law. Then why not eclipse? No, I mean it is because of eclipse that these have been held to be violative, right? 497 क्यों unconstitutional declare किया गया था? It is because they said 497 derogates women. It is against gender equality, so it is violative of, let's say, 14 or 15 clause 3. Because of that, 497 was struck down. So 497 was struck down because of unconstitutional this thing. Doctrine of eclipse directly apply नहीं हुआ था, but it was struck down because of the constitution. So I am just giving you these examples कि eclipse और severability कैसे apply होता है. Okay, I am not saying कि इसमें eclipse apply करेंगे उसमें severability, ऐसा नहीं है. मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए 497 को struck down होने के बाद भी, उसके बावजूद IPC के जो बाकी सेक्शंस हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है. तो हमने क्या किया, हमने आईपीसी में एक प्रोविजन को सेवियर कर दिया, उसको काट दिया, और उस एक प्रोविजन को हम बोल रहे हैं कि तू जो है तू अनकॉन्स्टिट्यूशनल है,
तो हम तुझे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बाकी जो है वो तो आईपीसी जैसे अप्लाई होता है वैसे होगा ही। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सेवरेबिलिटी कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, ऑल राइट। आई होप आपको अब समझ में आ गए होंगे ये सब चीजें, ठीक है। मैं इस आज का सेशन मैंने लेना जरूरी इसलिए समझा क्योंकि कल जो है कई लोगों के पास स्पैम में ईमेल चला गया था, और कई लोग मुझे ऐसे क्लास के बीच में फोन कर रहे हैं कि लिंक नहीं मिली है वगैरह ये सब। तो मुझे लगा कि ठीक है मैं आप सबके लिए कर लेता हूँ ये, फिर मैं आगे मैं ये नहीं करूंगा हर क्लास के बाद मैं अपना खुद का एक रिवीजन लूँ, ये मैं ऐसे नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। इस वीक में आज जैसे सर की क्लास होगी, इस फ्राइडे तक सर की क्लास होगी, सर ने बोला कि थोड़ा ब्रेक दिया जाए, तो नेक्स्ट वीक वी विल डू कॉन्ट्रैक्ट्स विच आई विल टीच। फिर एक वीक कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएगा, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन वापस हम आ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन पर, ठीक है। हम वीकली ऐसे करेंगे, डेली मुझे करना नहीं था क्योंकि फ्लो बना रहेगा तो इसलिए। सो आई होप दिस वाज क्लियर। अगली क्लास से जो भी सर कह रहे हैं वो सुनिएगा, उसका नोट्स बनाते रहिएगा आप, ठीक है, एंड दैट शुड बी इनफ। ऑल राइट, आई एम एंडिंग दिस क्लास नाउ, बट आई एम जी बताइए। आज रात की क्लास किस टॉपिक पे होगी? ये कंटिन्यूएशन होगा, इसके बाद जो सर ने सेक्शन 13 तक पढ़ाया था उसके बाद शायद 14 करेंगे सर, इक्वालिटी वगैरह फंडामेंटल राइट्स ही पढ़ाएंगे। जी सर। ठीक है, हाँ ओके। तो समीना आप कुछ बोल रहे हैं? तो आप नोट्स नहीं देंगे? नोट्स नहीं, नोट्स तो मैं पहले से आपको पता है कि सिर्फ मॉडल आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, वो बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन क्लासेस एंड यू विल गेट द मॉडल आंसर्स, ठीक है। ओके, तो नोट्स तो आप अपने खुद के बनाते रहिएगा, सेल्फ मेड नोट्स, एंड दैट विल बी सफिशिएंट। ऑलराइट, ओके, सो वी एंड सर इस